हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आज हमारी सेकंड क्लास है 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की। तो ये क्वेश्चन से हम रिवीजन करते जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि हमारे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ऐसे ही अच्छे मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से आप स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम में। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 17 दिसंबर को है, इसलिए हम फटाफट इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप क्वेश्चन लगाने का टाइम है, मतलब अपनी तलवार को धार देने का टाइम है, इसलिए आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के लगभग बचा है। 1 महीने में हम अपने पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस रिवीजन हो सकता है, इसलिए फटाफट रिवीजन कीजिए। अब पहला क्वेश्चन आ गया है तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण मिले हैं, बताइए आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण आपको कहां से मिले हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए, ठीक है, या फिर फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देते जाइए। चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है राइसिन। राइसिन से आदिम उसके प्रमाण हमको मिले हैं, है ना। कैसे मिले, देखो आदिम जातियों के प्रमाण। वैसे तो आदि मानव की उपस्थिति के प्रमाण पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं, जहाँ पे पहाड़ियों में रहते थे वो लोग, पहाड़ियों कटाव में रहते थे। यहाँ पे भीमबेटका में, आदमगढ़ में, बलवाड़ा में, बालमपुर में इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं हमको आदि मानव के यहाँ रहने के। कहाँ कहाँ मिले हैं, पेन ले लेती हूँ मैं, अपन पेन से लिखते हैं, है ना, ब्लैक पेन से। देखो भीमबेटका मैं लिखती जाती हूं आपके लिए ताकि आप भूल ना जाओ। पहला कहां से मिला है, भीमबेटका से, ठीक है। भीमबेटका पहला, आदमगढ़, आदमगढ़ से भी आदि मानव के रहने के साक्ष्य हमको मिले हैं। बलवाड़ा, देखो भीमबेटका और आदमगढ़ तो सब जानते हैं कि यहाँ से भी आदि मानव रहते थे, यहाँ से भी आदि मानव रहते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बलवाड़ा से बन सकता है, बालमपुर से बन सकता है। तो ये चीज आप याद रखिए कि बलवाड़ा और बालमपुर, है ना, बालमपुर। तो अगर वो प्रश्न को कठिन बनाएगा तो क्वेश्चन कहाँ से देगा, क्वेश्चन वो यहाँ से देगा। बलवाड़ा बालमपुर से आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। इस जगह को कैसे पहचाना कि हमने कि ये आदि मानव के रहने की जगह थी, क्योंकि यहाँ पे उनके हथियार मिले थे। जैसे कि ये पत्थरों से कुछ कर रहे हैं, पत्थरों से काट रहे हैं ना कुछ, तो यही चीज उनके पत्थरों के हथियार मिले थे। पत्थरों की और भी जगह थी, और भी बहुत सारा सामान कुछ भी करते थे वो। ऐसे भाला बना लिया उनने, लकड़ी में बांध के, लकड़ी की कुल्हाड़ी वगैरह ये सब मिले हैं यहाँ से, ठीक है। रायसेन, अब इसका आंसर था रायसेन, ठीक है, इसका आंसर था। तो रायसेन के कौन से जिले से मिले थे, रायसेन के टिकौत, रायसेन के कौन सा जिला आपको दिख रहा है, मैं साइड में हट जाऊं। रायसेन के कौन से जिले से, रायसेन के टिकौदा जिले से हमको आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले थे। अभी तक वो पूछता रहा है कि कौन से जिले से मिले थे, रायसेन से, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए कैसे पूछ सकता है कि रायसेन के कौन से उससे गांव से मिले थे, टिकौदा से मिले थे, इसलिए आप टिकौदा भी इसमें याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया है, दोबारा रिवीजन करना है तो दोबारा से स्टार्ट करके वीडियो देख लीजिए, आपको ये दोबारा रिवीजन फटाफट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासक धंगदेव ने खजुराहो में कौन कौन से मंदिर बनवाए थे।
चलिए इसको फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है? आंसर आ रहा है बच्चों का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे 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 अरे, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। क्या मतलब है, अभी तक पढ़ा नहीं है क्या? आप लोगों ने अभी तक पढ़ नहीं पाया? चलो कोई बात नहीं, हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे पढ़ लो, अभी तक नहीं इसको पढ़ पाए, ये सेशन छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये सभी इसका आंसर है। ये सारे निर्माण किसने करवाए हैं? धंगदेव ने करवाए हैं। तो धंगदेव के बारे में अब हम जान लेते हैं। जो कल की क्लास थी उसमें भी हमने धंगदेव के बारे में पढ़ा था कि धंगदेव कैसे शासक थे, कहाँ थे। जो धंगदेव थे वो 1950, यहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखने की अच्छी जगह इस साइड लिखती हूँ। देखो धंगदेव जो थे 19 और इसके साथ एक और मैंने क्या बताया था, 1954। इसको ऐसे कर देती हूँ, 1954। ये मैंने कल आपको बताया था कि मैं ये चीज क्यों लिख रही हूँ। धंगदेव का शासन 1954 से 1002 तक था। ये लगभग 100 साल तक जीवित रहे थे। 54 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बुक्स में 50 मिलता है और कुछ बुक्स में 54 मिलता है, और ये वो वाली बुक हैं जो कि ऑथेंटिक बुक हैं, इनका डाटा हम मान सकते हैं। अगर वो 50 दे दे तो भी हमारा आंसर सही होगा, 54 दे दे तो भी हमारा आंसर सही होगा। इसलिए हम ये दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन आ गए एग्जाम में, ये दोनों ही ऑप्शन आ गए, कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है मैम पूरे दोनों ही ऑप्शन आ गए तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या फिर वो दोनों ऑप्शन को मानेगा, आयोग दोनों ऑप्शन को मानेगा। इसलिए हम 50 और 54 इसमें पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं धंगदेव के बारे में। धंगदेव क्या थे? यशोवर्मन के पुत्र थे, उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। धंगदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, है ना। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। उसमें से 3 मंदिर तो आप देख रहे हैं, जीनानाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, और इन्होंने एक कंदरिया महादेव का मंदिर भी बनवाया था, जिसका निर्माण 999, मैं कंदरिया महादेव वाले मंदिर का निर्माण की बात कर रही हूँ, 999 ईस्वी में हुई थी। ये 100 वर्ष के हो गए थे, 100 वर्ष की आयु के हो गए थे। उसके बाद इन्होंने यमुना और गंगा के संगम पर समाधि धारण कर ली थी, तो अपने प्राण त्याग दिए थे। ये थे हमारे महान धंगदेव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए। चंदेल वंश के समय जिजाक भुक्ति किस प्रदेश को कहा जाता था? बताएं बताएं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो फटाफट कर लोगे। फिर भी कुछ लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हैं? चलो जल्दी, कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर भी है तो भी अब यहाँ पे रिवीजन नहीं हो पाए तो भी अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मुझे पता है आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, बघेलखंड और बुंदेलखंड, है ना, इसलिए ए आंसर आ रहा है। ए आंसर नहीं है बाबा, बी आंसर है, बुंदेलखंड। बहुत सारे बच्चे बघेलखंड और बुंदेलखंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ए आंसर दे रहे हो। ए आंसर नहीं, इसका आंसर है बुंदेलखंड। बहुत सारे बच्चों का सही भी आंसर है, तो बुंदेलखंड इसका आंसर है। अब देखो बुंदेलखंड उस टाइम, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम कहाँ से कहाँ तक था, ये थोड़ा सा यहाँ भी था, ठीक है। तो ये पूरा भारत में ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और ये प्यारे मध्य प्रदेश के अंदर है बुंदेलखंड। इतना एरिया हमारा बुंदेलखंड के लिए आता है। तो जजाक भुक्ति किस प्रदेश को कहा जाता था? तो जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसका और भी डिटेल में एक और क्वेश्चन है आगे चल के, तो वहां पे इसका पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। अभी फटाफट अपन क्वेश्चन करते हुए आगे चलते हैं, है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय
अरब यात्री सुलेमान आया था? बताएं, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर आ गया? किसके समय आया था? जल्दी 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 कीजिए, इतनी देर क्यों लग रही है आंसर देने में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। देखो, मिल गया इसका आंसर, मिहिर भोज। कल मैंने पढ़ाया था कि मिहिर भोज किसके राजवंश, मतलब उनका राजवंश क्या था, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी। कल का भी रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। आज तो मैं बताऊंगी, पर कल की क्लास में जो पढ़ा था वो तो बताइए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये है सुलेमान और ये है हमारे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के समय कौन सा यात्री आया था? सुलेमान आया था, अरब यात्री सुलेमान आया था। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो मिहिर भोज थे, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजवंश के एक महान शासक थे, राजा थे। उन्होंने 49 वर्ष तक, 49 ईयर्स तक शासन किया था। 49 ईयर तक शासन किया था। जब सुलेमान आए थे, इनके समय में जब ये भारत भ्रमण कर रहे थे, तो ये मध्य प्रदेश के उधर भी आए थे, इनके राज्य में भी आए थे। तो ये हमारे मिहिर भोज हैं, ये एक शिव भक्त हैं, ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं। ये बहुत सारे इन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं, भोलेनाथ जी के बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। इसलिए जब सुलेमान आए थे तो सिलसिलियत तुआरिख में लिख देती हूँ इसमें। ये वाला नाम याद करने में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, इसलिए मैं इस नाम को तोड़ के पढ़ती हूँ। सिलसिलियत तुआरिख लिख देती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। सिलसिलियत तुआरिख, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। तुआरिख, ये क्या है? सिलसिलियत तुआरिख ये एक बुक का नाम है जो कि 851 में इन्होंने लिखी थी। 851 में सुलेमान जी ने लिखी थी ये वाली बुक। इसमें क्या बताया था? इसमें इन्होंने लिखा है कि जो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु इन्होंने मिहिर भोज को बताया है, ठीक है। और इन्होंने इस बुक में ये भी लिखा है कि मिहिर भोज के एक बहुत ही महान सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। इनकी सेना की इनने अपनी किताब में तारीफ की है। इसलिए इनकी किताब का जो नाम है वो आप अच्छे से याद रखना। मैं एक बार फिर से आपको याद करवा देती हूँ। सिलसिलियत तुआरिख 851 ईस्वी में किसने लिखी थी? सुलेमान ने लिखी थी, जिसमें मिहिर भोज को उन्होंने मुसलमानों का दुश्मन बताया है और इनके सेना की तारीफ की है। मिहिर भोज का जो राज्य है वो बहुत बड़ा था। दक्षिण में राष्ट्रकूट के राज्य में और पूरब में बंगाल के पाल शासक तक इनका राज्य स्थापित था, ठीक है। अब ये हो गई हमारी मिहिर भोज की कहानी और हो गई हमारे अरब यात्री सुलेमान जी की कहानी। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इनकी बुक का नाम। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आदि वराह उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा धारण की गई थी? बताएं बताएं बताएं, जल्दी दें आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, अब तो आंसर पता ही चल गया, मिहिर भोज। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आदि वराह की उपाधि किसको मिली थी, आपको शायद याद होगा, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ।
इनका जो राजकीय चिन्ह था वो वराह था, वराह था। इसलिए कहते हैं, ये सिर्फ एक किंवदंती है, ये लोक कथाओं के अनुसार है। कहते हैं इनका राजकीय चिन्ह था जो वराह था, इस वजह से मुसलमान उससे नफरत करते थे। ये मुसलमानों के दुश्मन थे। वराह इनका राजकीय चिन्ह था, इसलिए मुसलमान वराह से नफरत करते थे। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि इन्होंने धारण की थी, क्योंकि इनका राजकीय चिन्ह वराह था इसलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताएं, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? फटाफट आंसर दिया करो, फटाफट। क्वेश्चन आते ही सामने आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बस 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 बस, वेरी गुड। अच्छा है, अच्छे सबके आंसर ठीक है। अब तो आंसर पता चल गया, नागभट्ट प्रथम। ये तो एक एनिमेटेड है, एनिमेटेड फोटो मैंने लगा दिया ताकि आपको इसे रिलेट कर पाऊं। नागभट्ट वन कब, मैं लिख देती हूँ, है ना, लिखा हुआ आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, नागभट्ट प्रथम कब से थे? 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक थे। मैं इनका ईयर इधर लिख देती हूँ। 730 से 760 ईस्वी तक ये थे। ठीक है, प्रतिहार। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रतिहार का मतलब क्या होता है। प्रतिहार का मतलब हमारे इतिहासकार बताते हैं, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार वंश की विशाल नींव किसने रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने रखी थी। इन्होंने इस वंश को संस्थापक किया था, इनको बनाया था इस वंश को। और इनका 60 तक ये रहे, 56 तक इनका शासन रहा था। इन्होंने गुजरात से लेकर, भारत का मैप तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने गुजरात से लेकर ग्वालियर तक का साम्राज्य विस्तार कर लिया था। देखो गुजरात और ये रहा ग्वालियर। थोड़ा सा ये कट कर दो इधर से, ठीक है, ये दूसरा राजवंश आ जाएगा। इसलिए मैंने अगली वाली स्लाइड आएगी ना, उसमें मैं ये प्रतिहार वंश का पूरा मैप ही लगा दूंगी कि कहां से कहां तक था। अभी आप ऐसे समझ लीजिए। और इसके बाद इनमें सबसे नागभट्ट के बाद सबसे प्रतापी शासक कौन आए थे? भोज प्रतिहार, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है उनको, भोज जी को, राजा भोज को। प्रतिहार वंश, भोज प्रतिहार को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिन प्रतिहारों ने लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के इनके उत्तराधिकारी और कौन कौन थे? ककुआ और देवराज। इनके नाम भी मैं यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देवराज और एक और इनके वो थे उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों इनके उत्तराधिकारी थे इनके बाद। और सबसे प्रतापी शासक था भोज प्रतिहार और संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करूं, ये वाला क्वेश्चन। दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट। दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, लगभग सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, 90%। ठीक है, पहचान गए क्या? पहचान गए? जो लोग गलत आंसर देते हैं पहचान गए क्या कहाँ है? कोई ना, अब तो पहचान ही गए होंगे, अब तो आंसर ही आ गया सामने। चलो ठीक है, महेशमती। इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
आपने तो हिस्ट्री अभी तक तो पढ़ी रखी होगी हिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, अब तो सारा ही पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अवंती है, अवंती भारत के 16 महाजनपदों में से आता है। आगे चल के हम पूरे 16 के 16 जनपद देखने वाले हैं, पर अभी समझ लो जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था अपना अवंती। उज्जैन के सामने लिख देती हूँ, अरे ये लिखा तो है अवंती, अवंती था, ठीक है, एक अवंती था। यह जनपद पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। मध्य प्रदेश का मैप तो आता ही होगा सबको, ठीक है, पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। मतलब उत्तरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। और हमारी दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? माहेश्वरमती, ठीक है, दक्षिणी राजधानी हमारी माहेश्वरमती थी। अभी भी आप देखते हैं महेश्वर कहाँ है? यहाँ है, और उज्जैन कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो उसी टाइम से चलती आ रही है कि इसकी दक्षिणी राजधानी महेश्वरमती थी और उत्तरी राजधानी इसकी अवंती थी। अब वो महेश्वरमती मत समझ लेना जो कि मूवी में था, ठीक है, ये असली वाला महेश्वरमती है। इन दोनों के बीच, मतलब ये जो हमारा उज्जैन है, दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये जो हमारा उज्जैन है और ये हमारी महेश्वरमती है, इसके बीच में एक हमारी नदी बहती थी जिसका नाम क्या था? नेत्रावती। जिसका नाम क्या था? मैं लिख देती हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा, नेत्रावती इसका नाम था। ये अपना उज्जैन मतलब अवंती, और ये है महेश्वरमती। महेश्वरमती, ठीक है। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन के नगर से जानी जाती है। महावीर, स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत। ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था चंद्रप्रद्योत के बारे में, आपको अभी तक याद होगा। इसके प्रमुख नगर पता है कौन कौन से? महेश्वरमती की बात कर रहे हैं अभी इस टाइम, महेश्वरमती की बात करें। इसके प्रमुख नगर हैं कुरारगढ़, मक्कड़गढ़ और सुदर्शनपुर। कुरारगढ़, मक्कड़गढ़ और सुदर्शनपुर। ये अजीब अजीब से नाम है ना, ये अजीब अजीब से नाम आके एग्जाम में एग्जाम को टफ बना देते हैं, इसलिए आप ये वाले नाम बार बार लिया कीजिए। मैं फिर से आपको एक बार और ये नाम याद करवा देती हूँ। कुरारगढ़, मक्कड़गढ़ और सुदर्शनपुर, इसके क्या थे? प्रमुख नगर थे। उस टाइम की बात है ये। इस टाइम आप यहाँ पे ढूंढने जाओगे कि मैं चलता हूँ ये वाले नगर ढूंढ के आता हूँ, तो अभी नहीं मिलेंगे, उस टाइम के नाम थे। तो ये वाले नाम आपको याद रखने चाहिए। बाई चांस अगर वो टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे नाम वो दे दे तो हमको याद रहे कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलो, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? फटाफट से आप इसको कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, है ना। चलो चलो चलो, समझ में आया? आंसर दे रहे हैं? वेरी गुड। आपके आंसर्स के लिए मुझे इधर दिखना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, आंसर देते रहिए आप। मैं आपको कमेंट्स को पढ़ती रहती हूँ कि कौन कौन कब कमेंट क्या कर रहा है, देखती मैं सब रहती हूँ। और कोई ऊधम मचाएगा क्लास में तो मैं उसका नाम लेके बोलूँगी फिर, ठीक है। आंसर कायथा, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? उज्जैन के। महाकाल का फोटो लगाया है मैंने, ठीक है। अब हम कायथा के बारे में पढ़ लेते हैं कि कायथा किस तरीके से। कायथा मध्य भारत का पुरातत्व स्थल है। यहाँ पे बनाती हूँ मध्य भारत। मध्य भारत में कौन है? हमारा छोटा सा मध्य प्रदेश। ये ऐसे आके हमारा ये भारत हो गया, ठीक है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को नहीं काटेंगे हम भाई, जम्मू कश्मीर तो हमारे साथ ही रहेगा। कायथा, ये मध्य भारत का स्थान हो गया हमारा कायथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंध है ना। चंबल की सहायक नदी कहाँ है? काली सिंध।
काली सिंध के दक्षिणी किनारे पर यह पुरातत्व स्थल बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कहाँ था ये? काली सिंध नदी जानते हो, नदियां पढ़ी है मध्य प्रदेश की, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अभी अपन रिवीजन करेंगे तो मैप से पूरी नदी ट्रिक के जरिए मैं याद करवा दूंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ से हमारी चंबल निकलती है और ऐसे जाती है, यहाँ से काली सिंध निकलती है और ऐसे जाती है। तो इस काली सिंध के कहाँ है? दक्षिण में हमारा ये कायथा बसा हुआ है। इस कायथा को कब खोजा गया था? 1964 को कायथा को खोजा गया था। और किसने खोजा था? वाकड़गढ़ महादेव ने, महादेव जी ने खोजा था भाई। वाकड़गढ़ महादेव ने इनको खोजा था। ठीक है, इसके पहले खुदाई कर, फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब खुदाई करवाई, पूना विश्वविद्यालय ने भी इनकी खुदाई करवाई है। ठीक है, उससे भी यहाँ पे बहुत सारे पुरातत्व स्थल, बहुत सारी चीजें मिली हैं हमको। जब खुदाई करवाई महादेव जी ने, जब खुदाई करवाई, उनको क्या मिला? उनको यही सब औजार वगैरह मिले थे कि उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत पुराने औजार लग रहे हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तब पता चला कि ये पुरातत्व स्थल से हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी उसको अप्रोच किया, गवर्नमेंट को बताया, तो पूना विश्वविद्यालय यहाँ पे खुदाई कर रहा था, तो उससे पता चला कि हाँ ये पूरा क्या है? पुरातत्व स्थल है। ठीक है, कायथा के बारे में पता चल गया कहाँ है, कब इसकी खुदाई। इसका क्वेश्चन क्या है मेन सबसे पहली बात कि ये कहाँ है, इसको किसने खुदवाया। सबसे पहले, मैं पूना विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रही हूँ, ये हमने एडिशनल फैक्ट याद कर लिया है कि उसके बाद किसने खुदवाया, पर सबसे पहले किसने खुदवाया वो याद करवाना है, और कौन से सन में इसकी खुदाई हुई वो याद करना है। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलो आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किस किले का ग्वालियर के किले का निर्माण कब करवाया? बताओ, इजी क्वेश्चन है, आया हुआ। बताएं। वेरी गुड, आंसर पता चल गया। वेरी गुड, ये है ग्वालियर का किला। ठीक है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। ग्वालियर का मैप आपने सबने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं है, ग्वालियर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ग्वालियर के मतलब 4 किलो, ग्वालियर जो मेन सेंटर होता है ना, हर सिटी का एक मेन सेंटर होता है, तो उस मेन सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ग्वालियर का किला। ये कब बना था? ये 8वीं सदी में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? सूरज सेन ने इसको बनाया था। सूरज सेन के बारे में एक कहानी है कि इनको क्या हो गया था, एक रोग हो गया था, तो ग्वालिपर ऋषि ने इनका रोग ठीक किया था। उससे खुश होकर उनको उपहार स्वरूप भेंट देने के लिए उन्होंने ग्वालियर की पूरी स्थापना ही कर दी उनके नाम पे, ग्वालिपर गुरु के नाम पे, मतलब ऋषि के नाम पे। इसलिए इसको, मतलब ये एक लोक कथा है, ये एक कथा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने पूरे ग्वालियर की स्थापना कर दी थी। ग्वालियर के किला जब बना था तो इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया था, पूरा एक साथ नहीं बना था। इतिहासकारों का मानना है कि ये कौन से सन में बना था? ये 727 ईस्वी में बनाया गया था। इसके सामने लिख देती हूँ मैं 727। मैं इसमें लिखती इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बोलने से आपको याद हो और एक बार फिर से मेरे लिखने से भी आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ और लिखती भी रहती हूँ, ताकि आपको एक चीज़ 3-4 बार सुनाई दे तो आपको वो चीज़ याद हो जाए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है। बुंदेला शासक की एक स्टोरी भी बताऊंगी मैं, ठीक है? वो वाली स्टोरी हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे,
मध्य प्रदेश हिस्ट्री में उससे रिलेटेड नहीं है। चलो आ गया, बस 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 सबके सही है, सबके सही है, लगभग सबका सही आंसर। ठीक है, ओरछा, ये ओरछा का महल। चलो इसको स्टॉप कर देती हूँ, लिखेंगे ना, ठीक है। बुंदेल सूर्यवंशी गहरवारों की शाखा है, मतलब बुंदेल एक राजपूत शासक हैं जिनकी शुरुआत में चंदेल साम्राज्य के सामंत रहे। मतलब ये जो बुंदेल हैं, जब वो शुरुआत हुई थी तो ये चंदेल शासकों के सामंत थे। इनकी शुरुआत 1546 तक, मतलब 1546 तक ये रहे, 1546 तक इनका शासन रहा। उसके बाद इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे वो आ गए थे, जजाग भुक्ति, जो जजाग भुक्ति अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, जजाग भुक्ति वाला, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता था। जो जजाग भुक्ति पे इन्होंने वो कर लिया, मतलब अपना अधिकार कर लिया, और इनके नाम पे, बुंदेलों के नाम पे उस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, बुंदेलखंड हो गया। इनका पहला सामंत कौन रहा था, वीरभद्र इनके पहले सामंत थे। बुंदेलों के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं अभी, क्योंकि इनकी एक बहुत महान गाथा है, बहुत महान इनकी हिस्ट्री है, उसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे तही स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है। कल की तरह टफ क्वेश्चन तो ला नहीं रही हूँ मैं। टफ क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कल मैं जो क्वेश्चन लेके आई थी वो तो पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, टफ थोड़ी थे वो। आप बोलते टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हमको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। टफ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और इजी क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। इसलिए कल वाली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब 98% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं। बताओ इसका आंसर बताओ, आप दे रहे हो क्या आंसर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, हाँ सही है, कल ही पढ़ाया था। सही तो कह रहे हो आप लोग। हाँ हाँ हाँ, मतलब कल की क्लास याद है आप लोगों को। चलो ठीक है, इसका आंसर, हाँ सही आंसर था आपका, ठीक है, होशंगाबाद है ना। जो कल पढ़ाया था वो अच्छे से याद है ना होशंगाबाद के बारे में। होशंगाबाद अब क्या है, इसका नाम नर्मदापुरम हो गया, नर्मदापुरम इसका नाम हो गया। तो हम इसको होशंगाबाद और नर्मदापुरम दोनों लेके चलते हैं, ठीक, क्योंकि ये बुक्स जो हैं, बुक्स अपडेट्स नहीं होती हैं। वो कुछ भी ऑप्शन दे दे, होशंगाबाद दे दे या नर्मदापुरम दे दे, आंसर तो यही होगा ना, क्योंकि जो हमारा आदमगढ़ है वो कहीं और थोड़ी चला जाएगा, रहेगा तो नर्मदापुरम में ही ना। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बातें मत करो, बातें मत किया करो क्लास में, आगे पढ़ो आगे। हाँ, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं बताओ, बताइए ना। यहाँ पे कुल 80 गुफाएं हैं, भूल गए? 24 किसने बताया था? 24 गुफाएं हैं, 80 गुफाएं हैं यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, 80 गुफाएं हैं। इनमें से कौन सी गुफाओं को वो शैल चित्र मिले हैं? 18 से जो 22 नंबर तक की गुफाएं हैं, इसमें हमारे शैल चित्र मिले हैं। इनको क्या कहा जाता है बताओ? रॉक शेल्टर्स। इनको क्या रॉक शेल्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। आदमगढ़ की गुफाओं की खोज किसने की थी? आदमगढ़ गुफाओं की खोज 1922 में, वेरी गुड, सही दे रहे हो, मनोरंजन घोष ने की थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मनोरंजन घोष ने की थी। कल की क्लास याद है आपको, मतलब ठीक है ठीक है, मनोरंजन घोष ने की थी। वेरी गुड। इन गुफाओं में क्या क्या मिला था? रॉक पेंटिंग्स मिली थी, रॉक आर्ट्स मिली थी। अरे रॉक आर्ट्स मिली थी। रॉक शेल्टर्स तो ये हैं ही, रॉक आश्रय भी इनको कहा जाता है। अरे सब कुछ तो याद है आपको। चलो 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 ठीक है। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। इसमें मेन पॉइंट्स हमारे क्या हैं?
पहली बात तो ये गुफाएं कहाँ हैं? ये गुफाएं होशंगाबाद नर्मदापुरम में हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इन गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं थी? टोटल 80 गुफाएं थी, जिसमें से 18 से लेकर 22 गुफाओं में हमें पेंटिंग्स मिली हैं। इन पेंटिंग्स को क्या कहते हैं? रॉक शेल्टर्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, रॉक आर्ट इनको कहते हैं, रॉक पेंटिंग्स इनको कहते हैं। इनकी खोज कब हुई थी? 1922 में मनोरंजन घोष ने इनकी खोज की थी। इसमें ये वाले पॉइंट्स ही याद करने के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी सिर्फ 11 ही हुए हैं और करते हैं फटाफट। चलो, मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे? मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे? बताओ 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 बताओ। मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे? बृषनाथ है, बृषनाथ थे। चलो, करेक्ट आंसर है आपका, बृषनाथ थे। ए आंसर। ये है नागवंश के संस्थापक बृषनाथ। इतिहासकारों के अनुसार नागवंश का संस्थापक कौन था? बृषनाथ इनके संस्थापक थे। ठीक है, बृषनाथ को इनका संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने दूसरी शताब्दी के अंत में विदिशा में अपने वंश की स्थापना की थी। विदिशा में लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। विदिशा, ठीक है, विदिशा में इन्होंने कौन सी शताब्दी? दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में नागवंश की स्थापना की। बेस नगर में 1900 मतलब 1913 में, 1930 से मतलब एक साल तक इसका उत्खनन चला था। ऐसे 1930 से 1914 तक यहाँ पे खुदाई हुई थी, तो यहाँ से इसका पता चला था। क्योंकि इनका इतिहास ना इतना कुछ इतना ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था, इनकी सिक्कों से पता चला है, इन्होंने पत्थरों पे जो चीज़ खुदवाया है, इनके शिलालेखों से पता चला है कि इस तरीके का कोई वंश था जो कि विदिशा में हुआ करता था। मध्य प्रदेश में इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से? पद्मावती था, एरंड था, विदिशा था और कांतिपुर इसके मुख्य केंद्र रहे थे इस नागवंश के। मध्य प्रदेश के बाहर तक भी इसका शासन था, जो कि मथुरा तक माना जाता है। मथुरा तक इसका शासन माना जाता है। नागवंश के जानकारी हमको बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। इनके जो वो थे सिक्के थे, मैंने बताया सिक्कों से भी मिलती है, इनके शिलालेखों से भी मिलती है, और बहुत सारी पुरानी संस्कृत काव्य हैं, पुराण हैं, इनके बारे में इनकी वहाँ से हमको इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था? बताएं जल्दी, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर स्टार्ट कर दिया करो। हाँ ठीक है, अवंती, वही तो शुरू से अवंती अवंती पढ़ती आ रहे हो। महाजनपद का नाम लिया तो अवंती तो सबसे पहले ही आएगा, अवंती। चलो अब इसके बारे में ये पता है, मैंने बता दिया था आपको। देखो मैं इसमें फिर भी आपको बता देती हूँ महाजनपद का। ठीक है, अवंती। आप समझ आया क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन में? निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था? पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र, आपको मैं मध्य प्रदेश बना के बता देती हूँ ताकि आपको ये तो पूरा गंगा उसका एरिया आ गया, मतलब इतना बड़े तो ठीक है, सुरसन इसमें नहीं आएगा, मत्स्य ऐसे ये एरिया मध्य प्रदेश का है लगभग, ये मान लो ये
ये एरिया मध्य प्रदेश का है, इसमें अवंती आ रहा है। देखो आप, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पश्चिमी और मध्य मालवा, पश्चिमी, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिमी और मध्य मालवा में हमारा अवंती आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, पता है, चंदेल वंशों ने पहले पढ़ा था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंशों ने इसका निर्माण कराया था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? भीमबेटका से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने कल भी इसका एक क्वेश्चन डाला था और आज भी फिर से एक क्वेश्चन डाल दिया है इसका। हाँ, आंसर सही है। ऐसे ना करेक्ट आंसर देते जाया करो, तो ऐसा लगता है कि डिप्टी आने वाले भावी डिप्टी कलेक्टर मेरी ही क्लास में बैठे हुए हैं। करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। चलो चलो चलो, बस बस बस, अब बातें कम करो और पढ़ो। आंसर, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। चलो, कल जो बताया था फिर से मैं उसका रिवीजन करवाती हूँ कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है। रायसेन के अब्दुल्लागंज में हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? 1957 से 58 में हमारी भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। इनकी खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने इनकी खोज की थी। ये तो रट जाना चाहिए, विष्णु वाकड़कर का नाम है ना। वेरी गुड। भीमबेटका को राष्ट्रीय स्थल कब घोषित किया गया था? बताओ, कल अच्छे से रटवाया था, याद करवाया था। 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय स्थल घोषित करवाया गया था। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में 2003 में इसको शामिल किया गया था। यही इसके मेन पॉइंट्स हैं और यहाँ से ही बार बार घूम के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस, मतलब ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं भीमबेटका से, ये आप अच्छे से रट लीजिए, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके सन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कि राष्ट्रीय स्थल कब घोषित किया गया था, यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, इसकी खोज कब हुई, किसने की, और ये यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये तो आपको सीरियल देख के याद हो गया होगा। सीरियल वीडियो नहीं देखते क्या आप लोग? अरे सीरियल का नाम लेते तो बस बच्चों के कमेंट आना चालू हो जाते हैं, बस बातें करवा लो क्लास में, है ना? नहीं, चलो, हाँ आंसर सही था, सब सही दे रहे थे आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी जगह, घूम के भी आओ आप लोग। ठीक है, किसने करवाया था? अशोक, महान अशोक ने इनका निर्माण करवाया था। सांची का महान स्तूप मुख्यतः कहाँ है? महान सम्राट अशोक ने 3 ईसा पूर्व, मतलब 3 ईसा पूर्व 3वीं सदी में करवाया था। ठीक है, और इसको दोबारा से किसने बनवाया था, मतलब इसको रिनोवेट किसने करवाया था? अग्निमित्र शुंग ने इसको रिनोवेट करवाया था और थोड़ा बड़ा करवा दिया था। ठीक है, और वही बात जो कल हमने पढ़ी थी कि इसको किस जिले में है, ये रायसेन जिले में है। इसको कब खोजा गया था? मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये रायसेन में है। इसको कब खोजा गया था? इसको 1818 में किसने खोजा था? किसने खोजा था? अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का। हाँ, किसने खोजा था? जनरल टेलर ने खोजा था। वेरी गुड, इसको जनरल टेलर ने खोजा था। इसको यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। सांची को बुद्ध जगत की पवित्र नगरी भी कहा जाता है।
सांची को बुद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है? इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? किसको, कौन से जिले को, कौन सी नगरी को बुद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सांची। एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे वो कर रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ते जा रहे हैं। बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? मध्य पाषाण काल में संस्कृति का स्थल कौन सा था? मध्य पाषाण, अब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना चाहिए। मध्य पाषाण काल आ गया, अब इसमें से देखो मध्य पाषाण काल पूछ रहा है, क्वेश्चन समझो अच्छे से। हाँ, बहुतों के सही आंसर है, वेरी गुड। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ के बारे में हम इसे पढ़ के आ चुके हैं पहले वाली स्लाइड्स में, तो दोबारा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दोबारा से पीछे रिमाइंड करके देख लीजिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष बाबर ने चंदेरी पर हमला कर मेदिनी राय को पराजित किया था? बताओ। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, मान लिया। अब बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, पर इतना कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई थी मेदिनी राय की? बताओ। 1528 में तो इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब बाबर ने इनको मारा था, बाबर ने इनके सेनापति को मार दिया था, तो कब किया था? 1528 में। तो 1529 कैसे हो गया? जब वो वहीं मर गए, मतलब उनका वो हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सॉरी, बहुत महान शासक हैं ये, इनके लिए मुझे वीर गति वो करना चाहिए, संबोधन करना चाहिए वीर गति से, कि जब इनको वीर गति मिली थी तो 1528 में मिली थी, है ना। तो ये 29 वाले बच्चे कहाँ से आ गए? 29 क्यों लगा रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मेदिनी राय जी और बाबर। मेदिनी राय परिहार या मेदिनी राय, है ना, कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। सिसोदिया राणा सांगा के जागीरदार थे। सिसोदिया राणा सांगा के जागीरदार थे। उन्होंने मालवा पर अधिकार करने के लिए मेदिनी राय को यहाँ पे भेजा था, ठीक है। इन्होंने बहुत लोगों को हराया, यहाँ के सुल्तान जो थे उनको हराने के बाद चंदेरी पर विजय प्राप्त की थी। उनकी मदद, राणा सांगा की मदद से ये मध्य प्रदेश में एंटर हो पाए। इन्होंने चंदेरी पे और जगहों पे इनने अपनी विजय प्राप्त की थी। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लो। दिख रहा है क्वेश्चन? किस महान शासक का संबंध मध्य प्रदेश से है? महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है। अभी अपन महाजनपद पढ़ के आए हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। अवंती, हाँ वेरी गुड, सही है अवंती, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसके शासन काल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था? बताओ। हाँ, अब फंसे ना, यस, फंस गए बच्चे, फंस गए इसमें। एक टफ क्वेश्चन तो बनता है, हाँ, क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, टफ तो बनेगा ना। कोई बात नहीं, 50% बच्चे गए, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन है। देखो, हमारा जो सिलेक्शन होता है ना, वो टफ क्वेश्चन नहीं रोकते हैं। हमारा सिलेक्शन जो रोकते हैं वो इजी क्वेश्चंस रोकते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 लोगों से बन रहा है, तो इसका मतलब 2-3 लोगों से हमारा कंपटीशन नहीं है। जो 98 लोग जो सिलेक्शन नहीं इसका आंसर दे पा रहे हैं, हमारा कंपटीशन उससे है। वो तो सभी नहीं दे पा रहे हैं ना, आप नहीं दे पा रहे, वो सभी नहीं दे पा रहे, तो इससे आप घबराइए मत। हमेशा सिलेक्शन टफ क्वेश्चन नहीं रोकता। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करके आ गए हो तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। टफ क्वेश्चन एक बार गलत हो जाए कोई बात नहीं, वो बहुत लोगों से गलत होगा तो कट ऑफ में वो नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। डी, हुविशिक,
हुबीशिक कौन थे? इनके मैं सिक्के दिखाती हूँ आपको, देखो याद आए? सिक्के देखिए आप, याद आए? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हुबीशिक कुषाण राजा कनिष्क द्वितीय का पुत्र थे, है ना। इनके उत्तराधिकारी जिनने 162 ईस्वी से 180 ईस्वी तक राज्य किया था। इनके सामने दिन ताकि आपको थोड़ी सी सन याद रखने में आसानी हो। अरे ये तो एक पेन तो ले लूं पहले, ठीक है। ठीक है, हुबीशिक 162 से 180 तक ये यहीं आता है, ये वाला, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। 162 से 180 तक हुबीशिक का शासन था। और ये किसके उत्तराधिकारी थे, मतलब किसके पुत्र थे? कुषाण राजा कनिष्क के पुत्र थे। इनके सिक्के पता कहाँ कहाँ मिले? इनके सिक्के अफगानिस्तान से भी मिले, मतलब अफगानिस्तान, भारत, क्योंकि कुषाणों का साम्राज्य इतना ऊपर फैला हुआ था, तो इनके सिक्के वहां से भी प्राप्त हुए हैं और भारत से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसलिए इनके सिक्कों की वजह से इनको पहचाना जाता है। इन्होंने बहुत अलग अलग तरीकों के सिक्के निकाले थे। ठीक है, आज के इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे फिर से 6 बजे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। कल फिर से हम हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हमने हिस्ट्री कल की थी, और हम कल फिर से हिस्ट्री करेंगे ताकि हमारी हिस्ट्री पूरी हो जाए। कल हम मध्यकालीन तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री एक और क्लास लेके आएंगे, उसमें हम मॉडर्न कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना टेंशन के तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी गलतियां करनी है तो अभी कर लीजिए। क्लास के बाद मतलब क्लास में गलतियां कर लीजिए, जहां हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वहां गलती ना करें और अपना सिलेक्शन को मजबूत करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।